नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए सेशन के साथ शुरुआत कर रहे हैं लेखपाल की जो वैकेंसी आई हुई है यूपी ट्रिपल एस सी का। हम आज जो सेशन लेकर के आए हैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना का जो भी हमारा कम्युनिकेशन वर्किंग होता है उसमें हमारा ये वीडियो का पार्ट 3 आने वाला है। आ रही बात समझ में? तो इससे पहले आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक। कंप्यूटर किस किस सेक्टर में यूज होता है, लाइक दैट बैंकिंग, हॉस्पिटल, इंटरटेनमेंट एज वेल एज एजुकेशन। ये सारी चीज़ें आपने पहले के वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वापस से उस वीडियो पे जाएं और देखें, और फिर समझने के बाद इस वीडियो को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आ रही बात समझ में? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना से आप समझ सकते हो कि एक तरह से कंप्यूटर की कैसी बनावट होती है, ठीक है। कंप्यूटर कैसे बना होता है, ठीक है, उसको कैसे डिजाइन किया गया रहता है, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आप देखेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना किसे कहते हैं या कंप्यूटर की संरचना क्या होती है, ठीक। तो द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू द अरेंजमेंट एंड इंटरकनेक्शन ऑफ इट्स मेन कंपोनेंट। क्या कह रहा है? इंटरकनेक्शंस ऑफ इट्स मेन कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म टास्क। कंप्यूटर की संरचना से तात्पर्य हम ऐसे मान लेते हैं या समझ सकते हैं उसके मुख्य भागों की व्यवस्था, जो भी उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनकी व्यवस्था की गई रहती है और आपसी संबंध से, ठीक, जिनके द्वारा कंप्यूटर का कार्य किया जाता है या कंप्यूटर इटसेल्फ वो कार्य कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो भी कार्य करता है अकेले काम नहीं करता, उसके पीछे इनपुट का काम होता है, प्रोसेसिंग का होता है, आउटपुट का होता है, स्टोरेज का होता है, ठीक है। बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, ठीक है, सीपीयू होते हैं। इन सब के आपसी तालमेल के वजह से एक कंप्यूटर का टोटल फैमिली डिजाइन की जाती है, वो कंप्यूटर का संरचना किया जाता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है कि हम कंप्यूटर को ऐसे समझ सकते हैं, कंप्यूटर ऐसे काम करता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर का अरेंजमेंट एक साथ ना हो, एक फैमिली की तरह कंप्यूटर के सारे पार्ट डिजाइन ना किए जाएं, तो आप केवल मॉनिटर से कंप्यूटर को पूरा नहीं मान सकते हो, या केवल कीबोर्ड हो जाए तो उसे कंप्यूटर पूरा नहीं कह सकते हो, केवल माउस हो या केवल सीपीयू हो, एक तो हम सिंगल से कंप्यूटर को पूरी क्या नहीं कह सकते, स्ट्रक्चर्ड नहीं मान सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमारा ये होता है कि कंप्यूटर की संरचना या बनावट कैसे होती है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर स्ट्रक्चर। कंप्यूटर संरचना के मुख्य घटक वैसे पार्ट जिनसे कंप्यूटर को बनाया गया है, ठीक। कंप्यूटर का जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है जिससे कंप्यूटर क्या हुआ है, मिलकर के बना हुआ है। बहुत ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनसे कंप्यूटर जब बिल्डअप हो जाता है, बन जाता है, उसकी स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाती है, तो आफ्टर दैट कंप्यूटर वर्क करने के लिए कैपेबल हो जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? तो फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जो होता है कंप्यूटर के घटक में, कंप्यूटर के कंपोनेंट में, वो पहला पार्ट होता है जिसमें कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है। देखिए समझते हैं। इनपुट यूनिट इज यूज टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर यूनिट, इनपुट यूनिट में जो कंप्यूटर का वर्किंग होता है वो क्या करता है, किसी भी डेटा को इंटर करने का काम करता है, एज वेल एज कुछ इंस्ट्रक्शंस को भी इंटर करने का काम करता है। किसके माध्यम से? इनपुट यूनिट के माध्यम से, एक इनपुट यूनिट का उपयोग करके कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को देने लेने का कार्य किया जाता है। कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम किसी भी
डेटा का लेन देन कर सकते हैं, वो हमारा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो या सेट ऑफ डेटा हो या एनीथिंग हो। आ रही बात समझ में? तो देखिए कौन कौन सी ऐसी इनपुट यूनिट है जिनसे हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो नंबर वन इज द कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, बहुत तरह की जैसे कि फंक्शन की होती हैं। क्या होती हैं? फंक्शन की। अब देखिए फंक्शन की क्या होती हैं। जो फंक्शन की होती है नॉर्मली ये F1 से F12 तक चलती है। मतलब F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। सेम एज हमारे पास डायरेक्शन की होती है। क्या होती है? डायरेक्शन की। डायरेक्शन की भी क्या होती है? ये सामान्य तौर पे चार डायरेक्शन में मूव करती है। वन इज द बॉटम, सेकेंड वन इज द टॉप, थर्ड वन इज द राइट एंड फोर्थ वन इज द लेफ्ट। तो चार डायरेक्शन हम जैसे जानते हैं नॉर्मली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, वैसे ही चार दिशाओं में कीबोर्ड में भी इसकी डिजाइन की गई रहती है, जिससे हम किसी भी डेटा में इनपुट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है फंक्शन की, डायरेक्शन की के बाद और भी की है, जैसे कि सिंबॉलिक की। सिंबॉलिक की वह की जिसमें हमारा क्या काम किया जाता है, जैसे कि एट द रेट डिजाइन किया गया हो, हैशटैग डिजाइन किया गया हो, परसेंटेज डिजाइन किया गया हो, डॉलर का साइन डिजाइन किया गया हो। इट मीन्स कि इन सभी सेट ऑफ की का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा का एंट्री कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के सहायता से। फिर जब हम एंट्री करते हैं तो जब हम लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप में आपका कीबोर्ड और माउस ये किसके माध्यम से दिया गया रहता है? टच पैड के माध्यम से। क्या दिया गया रहता है भाई? टच पैड। जब टच पैड दिया रहता है तो आप वहां लेफ्ट एंड राइट और स्क्रॉलिंग का काम टच पैड से कर लेते हो। बट अगर आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, तो वहां पे आपको एक माउस की भी यूज की करनी पड़ती है। और माउस भी आपका क्या है? इनपुट यूनिट का ही एक पार्ट है, जिससे हम डेटा का एंट्री कर पाते हैं। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन। ओके। फिर स्कैनर भी हमारा इनपुट का पार्ट है। हम क्या करते हैं कि कोई भी डेटा को जब स्कैन करते हैं तो उसकी स्कैनिंग करने के वजह से क्या होता है, डेटा वहां स्कैन हो जाता है और उस डेटा को हम विजुअली देख पाते हैं। तो जस्ट लाइक अ एंट्री ऑफ द डेटा, ये भी एक डेटा का एंट्री ही हो रहा है। ठीक, आई बात समझ में? माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का भी काम यही है कि जो भी आप किसी माइक्रोफोन को यूज करते हो साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, तो एक्सेसिंग ऑफ द साउंड है। अब वो कितनी डेसिबल में, कितनी डेसिबल में नहीं है, कितनी फ्रिक्वेंसी के साउंड आप एक्सेस कर पाते हो, सुन सकते हो, हियर कर सकते हो, ये सब चीजें किसके माध्यम से हो पा रही है? यहाँ पे ये सब चीजें इनपुट यूनिट के वजह से हो रही है। आ रही बात समझ में सबको? तो हमारे कंपोनेंट स्ट्रक्चर का यह मुख्य घटक है, जो कि हमारा क्या क्या है, फिर से देखेंगे। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। ठीक, कह रहा फंक्शन क्या कार्य है। जो भी हमारा इनपुट यूनिट होता है उस इनपुट यूनिट का कैसा कार्य होता है, कैसे काम करता है। हम किसी को भी जब सेलेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उसके कार्य के अनुसार ही उसको क्या दिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है, प्रायिकता दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसको हम फर्स्ट स्टेज पे रखते हैं, उससे थोड़ा कम करता है तो सेकेंड स्टेज पे। तो इनपुट यूनिट का भी उसके कार्य के अनुसार ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो क्या करता है इनपुट यूनिट, देखिए, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर। यह यूजर से डेटा को कलेक्ट करता है, जो सिस्टम पे बैठ के कीबोर्ड के हेल्प से क्या करता है, डेटा को एंट्री करता है, फिलिंग द डेटा।
ठीक, जब डेटा एंट्री करता है तो वो कौन बनता है, वही यूजर होता है, जस्ट लाइक अ क्लाइंट, वो क्लाइंट भी कहा जाता है। ठीक है, कन्वर्ट्स डेटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, और जो डेटा यूजर एंट्री करता है उस डेटा को एटलीस्ट इतना तो वो परमिशन दे ही देता है तो उस डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में बनाया जाता है। मशीन रीडेबल फॉर्म क्या है भाई, मशीन को क्या चीजें आती है, बाइनरी नंबर आती है ना, बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर क्या है, 1 और 0। कंप्यूटर केवल इन्हीं 2 डिजिट से हर तरह की कम्युनिकेशन कर पाता है। अगर कंप्यूटर को 1 0 के बारे में नॉलेज ना हो तो वो किसी भी तरह से कम्युनिकेशन को बिल्डअप नहीं कर पाएगा, कोई भी कम्युनिकेशन संचार नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखते हैं समझते हैं हिंदी में क्या कह रहा है। उपयोगकर्ता से डेटा ग्रहण करता है और उसे मशीन भाषा में बदलता है। जैसे कि हम जो बातें करते हैं वो कौन कौन सी नॉर्मल लैंग्वेज में होती है भाई, हम जो बातें करते हैं या तो वो लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, ठीक, और बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं जो भाषा आप जानते हो और उस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करते हो। ये डेली यूजेबल लैंग्वेज है, बट कंप्यूटर इन लैंग्वेज को नहीं समझता है। उस जिस लैंग्वेज को समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज है, वो 1 और 0 में ही बात करता है, और इसको वो बहुत तरह के ट्रांसलेटर के हेल्प से उसको कन्वर्ट करके और ह्यूमन के अकॉर्डिंग भेज देता है, और वो भेजा हुआ डेटा ह्यूमन के लिए रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए, इंसान पढ़ ले और समझ पाए। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट यूनिट का फंक्शन रहा, उसका कार्य रहा। ठीक, नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। एक सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये केंद्र में रहता है, केंद्र मतलब इन अ सेंटर, मध्य में रह करके सभी को कंट्रोल करता है। बोला भी जाता है दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये ब्रेन है, दिमाग है, कंप्यूटर का दिमाग है। अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर जस्ट लाइक अ प्लास्टिक बॉक्स। अगर सीपीयू ना हो कंप्यूटर के पास तो कीबोर्ड माउस बहुत सारी चीजें होंगी और उसको एक प्लास्टिक ही माना जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक अ बॉक्स, उस बॉक्स से बढ़ के कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। बट जब ब्रेन उसके पास आ जाते हैं, सीपीयू आ जाती है, दे आर कैपेबल एनी टाइप ऑफ द वर्क, कैन डू इट। ओके, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम ब्रेन तब मानते हैं जब उसमें सीपीयू हो, सीपीयू के हम ब्रेन मानते हैं। इट्स प्रोसेसेस डेटा एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशन। सीपीयू के माध्यम से क्या होता है, डेटा को कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी तरह का डेटा हो, सेट ऑफ डेटा हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? कह रहा सीपीयू कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है, यह सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, नियंत्रण में रखता है। ठीक है, जब सोचने वाली बात है, जब आपके पास ब्रेन जैसी कोई एलिमेंट्स होगी तो आपके जितने भी ब्रांचिंग वर्किंग होंगी उन सबको क्या करोगे आप, विद इन द सेकेंड, विद इन द टाइम कंट्रोल कर पाओगे यूजिंग द ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग कौन कौन से भाग होते हैं जिनसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इतना पावरफुल होता है। भाई दिमाग का दर्जा जिसको मिलता है उसके पास तो कुछ ना कुछ सब पार्ट्स होंगे, छोटे छोटे इकाई होंगे जिससे मिलकर के वो मोर पावरफुल होता है। हम जहां भी चीजें पढ़ते हैं विदाउट नेटवर्किंग, बिना किसी बड़े, अगर मान लीजिए कोई बड़ा पार्ट है तो उस बड़े पार्ट में बहुत तरह की क्या होती है, ब्रांचिंग की गई रहती है। उस ब्रांचिंग के वजह से ही मेन पार्ट क्या होता है, पावरफुल होता है। अरे बात समझ में? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, सीपीयू के पास जो पार्ट्स होते हैं, सीपीयू हैविंग 3 पार्ट्स, सीपीयू के पास 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सी?
तीन मुख्य भाग में कौन कौन सी है? पहले भाग के हम बोलेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोलेंगे भाई? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इनको एलयू के नाम से जानते हैं। अंकगणित एवं तर्क इकाई, ये अंकगणित की चीजों को लेता है। अंकगणित में क्या होती है? नंबर सिस्टम होता है। क्या होता है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम सामान्य तौर पे काम क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, एज वेल एज डिवीजन का। ठीक है। तो जो एलयू काम करता है, अब उसके कार्य को हम समझते हैं कैसे कार्य करता है। परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, वो जोड़ लेता है कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं हो, ठीक, उसको जोड़ने का काम करता है। जब हम पुराने कंप्यूटर के पास चलेंगे तो हम आपको बताने वाले हैं एक एबेकस कंप्यूटर है भाई। क्या है? एबेकस कंप्यूटर। एबेकस कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से बहुत टोटली डिफरेंट था, जिससे जोड़ घटाने का ही क्रिया किया जाता था। जब उस टॉपिक पे जाएंगे तो उसको डिजाइन करके बताया जाएगा। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, घटाने का कार्य करता था एलयू। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुणा कर सकता था किसी भी नंबर को और किसी भी नंबर को भाग भी कर सकता था। ये सारी चीजें क्या है? गणितीय कार्य करने के लिए बनाई गई हुई है। परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपैरिजन, लेसर ग्रेटर इक्वल टू। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, इसके पास ये बहुत तरह की तुलना करने वाली चीजें बनाई गई है। तार्किक तुलना, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना लिया कुछ भी कर लिया, नथिंग। कैसा तर्क करेगा? तार्किक। तार्किक मतलब कि उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। क्या होगा? लॉजिक। देख रहे हो ना, इसका मतलब ये बोल रहा है बार बार। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी तुलना करेगा वो लॉजिक के साथ, पॉइंट के साथ, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेगा। तो लॉजिक क्या करेगा? मान लीजिए यहाँ 2 है, ठीक है, या 3 है, तो ये चेक करेगा भाई ये ग्रेटर है कि नहीं है। तो कौन सा ग्रेटर है? तो 3 है, तो 3 को सिलेक्ट कर लेगा। कौन सा छोटा है? तो भाई 2 छोटा है, लेसर कर लेगा। ये दोनों इक्वल टू है कि नहीं है? तो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा देगा। तो इस तरह की तुलना करने के लिए भी क्या किया गया? एलयू को डिजाइन किया गया। एग्जाम्पल में समझ सकते हो क्या दिया हुआ है। देखिए लिखा एग्जाम्पल में 10 + 5 = 15 डन बाय एलयू। 10 + 5 जोड़ करके एलयू ने क्या कर दिया? एक रिजल्ट दे दिया। वह रिजल्ट क्या है? 15 है। कह रहा है जब हम 10 + 5 को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? 15। और ये किसने किया? एएलयू ने, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या कोई ऐसा बोल सकता है नहीं 10 + 5 जोड़ेंगे तो =15 नहीं होगा? और कोई बोलेगा ड्यू टू दिस आंसर इज द लॉजिकल आंसर। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कहता है। सीपीयू का जो हमारा सेकेंड पार्ट है, जो कि आपने एलयू के बाद सेकेंड पार्ट पे हम जंप करेंगे, उसी का बोला जाता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। एलयू के बाद उसी में सीपीयू के एलयू के सेकेंड पार्ट में है सीयू, कंट्रोल यूनिट। इसका मतलब होता है नियंत्रण इकाई। भाई लॉजिक कुछ भी दे सकते हो ना। आपने 1 से शुरू किया, 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, और देखते देखते आपका लॉजिक खत्म ही नहीं होगा और आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो। कितनी लॉजिक कोई एक्सेप्ट करेगा? सीपीयू मानते हैं ब्रेन है, सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का, बट उस ब्रेन की भी तो कुछ स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, फंक्शनिंग है। ब्रेन होने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि कुछ भी करता रहेगा। ठीक है। तो उसको भी कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो देखिए कैसे कंट्रोल करता है, उसके कार्य को देखेंगे। फंक्शन कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कि भाई आपने 10 + 5 = जोड़ के 15 ला दिया, दैट्स इट, आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, आपका वर्क यहीं पे स्टॉप होता है, यू कैन स्टॉप हियर। ठीक है। पेचेज डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को लाना, समझना और पूरा करना। वो देखता है कि हमसे क्या कहा गया है, क्या करने को बोला गया है, और जो बोला गया है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं।
अगर वो नहीं कर पाता है तो कंट्रोल यूनिट या मैसेज एएलयू के साथ मिलकर के सीपीयू को सेंड करता है कि भाई आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया है, जो भी डेटा दिया है, जो सेटअप कोड दिया है, हम उसको फेच नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही बात? कोऑर्डिनेट्स बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में समन्वय बनाता है। जो भी हमारा इनपुट आउटपुट का काम होता है, कंट्रोल यूनिट उनसे एक अच्छा रिलेशन बना के रखने को बोलता है कि भाई आपको किसी ने कुछ भी इनपुट करने को बोल दिया और आपने उसको फेच कर लिया, एक्सेस कर लिया, बट आप उसको आउटपुट में जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जनरेट होगा? नहीं होगा, नेवर, नॉट एट ऑल, खत्म हो जाएगा सारा चीज। तो कह रहा है कंट्रोल यूनिट दोनों तरह से क्या करता है, अगर एक इनपुट कोई दे रहा है और बी से बात करना चाहता है तो दोनों के बीच में क्या करेगा, एक रिलेशन बिल्डअप करके रखता है, समन्वय बना के रखता है कि भाई आपको ये काम करना है, इससे आगे पीछे इधर नहीं जाना है। ठीक है, सरल शब्दों में समझेंगे हम, सरल भाषा में, सीयू टेल्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। समझिए, सीयू टेल्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। कंट्रोल यूनिट बताता है कि क्या, कब और कैसे करना है। देखिए कितना अच्छी बात बोल रहा है कंट्रोल यूनिट, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जैसे हम लोगों को बहुत कुछ बोलने आता है, क्या बोलना है समझ में नहीं आता है, कब बोलना है समझ में नहीं आता है, कैसे बोलना है समझ में नहीं आता है, बट बोलने तो आता है कि नहीं? हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, बात की बतंगड़ तिल का ताड़ बन जाता है। सेम वही चीज यह नहीं करता है। कौन नहीं करता है? सीयू। सीयू ये काम नहीं करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें सोच विचार के करता है। तो जिसके पास इस तरह की क्या हो, टाइमिंग हो, वर्किंग हो, मेंटेलिटी हो, क्या उसका ब्रेन पावरफुल नहीं होगा? क्या सीपीयू पावरफुल नहीं होगा जिसके सब पार्ट्स ऐसे हो? जेन्युइन सी बात है। ठीक, तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारे चीज कौन कंट्रोल करता है? तो सी यू, कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का ही थर्ड पार्ट, रजिस्टर। रजिस्टर का क्या कार्य है? स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पोरली, डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। अस्थायी रूप मीन्स क्या है? टेम्पररी है, नॉट अ परमानेंट। अभी है बाद में ना दिखे। ठीक है ना? कह रहा है जो भी रजिस्टर का काम होता है, ये उस डेटा को कलेक्ट कर रखता है समटाइम्स, जब तक वर्किंग हो रही हो। कार्य होने के बाद हो सकता है इट मे बी डिलीटेड। ठीक है, फाइल को हटा सकता है, मिटा सकता है, हो सकता है कुछ त्रुटि वो समझ ले। देखो ये भी पावरफुल का काम कर रहा है, डेटा और निर्देशों का अस्थायी रूप से संग्रहित करने का कार्य करता है। वेरी फास्ट मेमोरी इनसाइड सीपीयू। और ये रजिस्टर होता है किसके अंदर है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के अंदर होता है। और ये जब सीपीयू के अंदर होता है तो उसको क्या करता है? सीपीयू के अंदर की बहुत तेज मेमोरी होती है और इसको कंट्रोल करने का काम करता है। जब उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो क्या क्या काम करता है रजिस्टर? एक्यूमुलेटर का काम करता है, एक्यूमुलेट करता है। प्रोग्राम काउंटर कि किस काम को करना है, किसको काम नहीं करना है, कैसे करना है। ठीक है, इसको रखना है नहीं रखना है, सिलेक्टिंग करता है, फिल्टरिंग करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर आईआर का भी वर्किंग करता रहता है ये। तो कहीं ना कहीं रजिस्टर का भी पावर आप देखेंगे तो मोर एंड मोर पावर इन द फंक्शन ऑफ एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। ये तीनों चीजें मिलकर के आप देखेंगे जो सीपीयू है, सीपीयू में कौन कौन सी पार्ट है? एएलयू, फिर हमारा क्या है? सीयू, और फिर हमारा क्या है? रजिस्टर। तो जब ये तीन पार्ट मिलकर के बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तब हमारा एक सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट है। क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए क्या है ये? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बन के तैयार हो जाता है।
ठीक है, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड। मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी मेमोरी यूनिट स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट। मेमोरी यूनिट डेटा को, निर्देश को और परिणामों को संग्रहित करने का काम करता है। संग्रहित करता है, स्टोर करता है। मेमोरी का काम यही है कि जो भी हम वर्क करते हैं उसकी स्मृति को वो क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? स्मृति को रिकॉर्ड करता है। और स्मृति को रिकॉर्ड करने का मतलब यही है कि वो क्या करेगा? उसको अपने यादों में संजो के रख सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो मेमोरी बहुत तरह की होती है, उनमें हम बहुत तरह की मेमोरी को लेकर के चल रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार, कौन कौन सी मेमोरी है जिसके हम टाइप्स को समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहली मेमोरी का नाम है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीजें होती हैं? रैम होता है और रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वोलेटाइल इन नेचर। ठीक, अगर वो आप कोई काम कर रहे हो और लाइट चली जाती है, उस काम को फिर से शुरुआत करेगा, शुरू से करेगा, वर्किंग फ्रॉम स्टार्टिंग, वर्क फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, शुरू से काम करने के लिए रेडी होगा। उसके मेमोरी में ये चीजें फिट नहीं रहती है कि भाई हमने किस स्टेप तक, किस टाइमिंग तक वर्क किया है। ओके, वेयर एज रोम, रोम का फुल फॉर्म आप समझेंगे, इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इसमें की डेटा नहीं जाती है, लाइट चली जाए, सिस्टम क्लोज हो जाए, फिर से जब आप स्टार्ट करोगे, ओपन करोगे, उसी टाइम से, मान लीजिए अगर आप देखेंगे तो सपोज दैट 10 बज करके 10 मिनट तक काम किया है मॉर्निंग में, एम तक, तो अब उसके आगे का काम करना वो स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कोई काम 20 तक करनी है और उसने क्या तक कर लिया है? 5 तक कर लिया है, तो 5 के आगे वो प्रोसेस करने का काम करेगा। समझ में आ रही बात? ड्यू टू द नॉन वोलेटाइल इन नेचर। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक सा मैं बता दे रहा हूं। देखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसे लिखेंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। और जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी चीजों को हम कैंसलेशन नेचर से देखते हैं, तो आर से आर को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और एम से एम से, तो अब आपके पास ओ बचता है और ए बचता है। ठीक है, तो ओ को अगर आप कितना भी रोटेट करिए किसी भी तरह से, लेफ्ट राइट टप डाउन, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बन के आएगी ऑलवेज ओ। लेकिन ए को आप लेफ्ट राइट टर्न करेंगे, रोटेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ए रोटेट होने के बाद वी जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। तो समझ में आ रही है कि जो हमारा रोम होता है वो क्या होता है? नॉन वोलेटाइल इन नेचर। एक वो चीजें कभी नहीं होगी, कितना भी बदलोगे वो ही रहेगा, ए नहीं हो सकता, वी नहीं बन सकता है। वेयर एज रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा वोलेटाइल नेचर का हो जाता है। ठीक, लाइट जाने के बाद वो अपने काम को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, हमारी सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी क्या होती है? द्वितीयक मेमोरी वह मेमोरी जो सिस्टम में एक्सटर्नली यूज की जाती है, सिस्टम में इनबिल्ट नहीं होता है, सिस्टम में बना करके पहले से सेट करके कंपनी या मैन्युफैक्चरर के द्वारा नहीं दिया गया रहता है। इसको समझेंगे, जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के साथ जो दिमाग मिला रहता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। सेम एज कंपनी जो बना के देती है वो मैन्युफैक्चर बाई कंपनी होती है, तो कंपनी रैम रोम दे देता है। बट जो टीचर हमको पढ़ाता है वो बहुत सारी चीजें हमको एक्सटर्नली माइंड में सेट करने के लिए कहता है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है? सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी का काम कौन करता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी।
ये सब के सब जो मेमोरी है सब हार्ड डिस्क मेमोरी है। ये सिस्टम में यूज तो किया जाता है, बट कैसे यूज किया जाता है? एक्सटर्नली। ठीक है, इसका स्रोत जो है ये बाहर का है। सिस्टम में इंजेक्ट तो करते हो, यूएसबी से करो या हार्ड डिस्क में, जैसे भी कहीं से भी इंजेक्टिंग का काम हो, सीपीयू में इंजेक्ट करें। ठीक है, बट ये क्या है? ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स है। ड्यू टू दिस हम इस मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। आउटपुट यूनिट। हमने अभी पढ़ा इनपुट यूनिट में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, फिर मेमोरी में पढ़े, मेमोरी के टाइप्स पढ़े, रैम रोम पढ़े। ठीक, रैम रोम के बाद प्राइमरी मेमोरी के बाद हमने सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा, हार्ड डिस्क पढ़ा, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव पढ़ा। अब उसके बाद हमारा क्या है? आउटपुट यूनिट। क्या होता है आउटपुट यूनिट? ये हम जानेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? आउटपुट यूनिट क्या होता है देखेंगे। आउटपुट यूनिट प्रोसेस की गई जानकारी उपयोगकर्ता को दिखाता है। उपयोगकर्ता कौन है? जो कि यूजर होता है। यूजर को हम उपयोगकर्ता के नाम से जान सकते हैं। यूजर मतलब कि वह क्लाइंट जो सिस्टम पे कार्य कर रहा हो, जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, हम उसको क्या बोल सकते हैं? यूजर बोल सकते हैं, उपयोगकर्ता बोल सकते हैं। सेकेंड टर्म में हम उसको कहीं कहीं क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? क्लाइंट। आउटपुट यूनिट डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर। जो भी आउटपुट यूनिट में चीजें होती है उसको सीपीयू के बाद द्वारा प्रोसेस करने के बाद यह मॉनिटर के माध्यम से क्या करता है? दिखाता है। क्या करता है? मॉनिटर के माध्यम से इसको दिखाता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन सी आउटपुट यूनिट होती है। तो एक है मॉनिटर। अब मॉनिटर जैसे कि आप यहाँ पे पूरी स्क्रीन को देख रहे हो, दिस इज द मॉनिटर। यही मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है ऑल द डेटा गिवन बाय द यूजर। यूजर ने जितना इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सारा चीज किया, उन सबको करने के बाद ये आउटपुट यूनिट के माध्यम से जहाँ पे हमको दिखाने का काम करता है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है मॉनिटर। अगर मॉनिटर नहीं रहता तो हम किसी भी डेटा को आउटपुट नहीं कर पाते, रिजल्ट नहीं देख पाते। नंबर टू है प्रिंटर। हम प्रिंटर में भी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी को जब भेजते हैं तो भी क्या करता है? प्रिंटिंग करता है, और प्रिंट करके भी हमको क्या करता है? उसका आउटपुट जनरेट करता है, हमको दिखाता है। सेम एज अगर हम किसी साउंड को क्रिएट करते हैं, साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, तो साउंड को क्या करता है? पब्लिकली ट्रांसमिट करता है। जो इंसान सिंगल पर्सन बोल रहा हो, सिंगिंग कर रहा हो, उस सिंगिंग किए हुए लोगों को क्या होता है? बहुत तरह के मल्टीपल पीपल लिसन करते हैं, हियर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है? आउटपुट का ही पार्ट है। जरूरी नहीं कि हर चीज दिखाई जाए, बहुत सारी चीजें हैं जो महसूस की जाती है, सुनी जाती है। ठीक है, ये सबके सब क्या है? सोर्स ऑफ द आउटपुट। ठीक है ना। प्लॉटर, हमने प्रिंटर पढ़ा, प्रिंटर का ही सब पार्ट बड़ा पार्ट है। ठीक है, क्या है? प्लॉटर। हम छोटे से A4 के साइज, जैसे हम आपको एक पेज दिखाना चाहते हैं, देखेंगे। अगर मान लीजिए आपको ये सीट प्रिंट करनी हो, ये सीट प्रिंट करनी हो, तो आप जो यूज करोगे वो क्या होगा? प्रिंटर होगा। क्या होगा भाई? वो प्रिंटर होगा। ठीक है, प्रिंटर होगा। बट अगर पूरे इस डिजिटल बोर्ड के बैनर बनानी हो, बड़ी सी स्क्रीन बनानी हो, उसकी डेटा प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे? यूजिंग द प्लॉटर। हम प्लॉटर का यूज करेंगे, और प्लॉटर क्या करेगा? पूरे इस स्क्रीन को प्रिंट कर सकता है। एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, हम इसकी आरेख को समझेंगे। डायग्राम को हिंदी में अनुवादित करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? आरेख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरेख। तो हम इसके कोड को देखिए कैसे कंप्यूटर काम करता है, उसके डायग्राम कोड को। तो पहले कंप्यूटर सीपीयू के माध्यम से इनपुट लेता है। क्या लेता है? इनपुट। इनपुट लेने के बाद वो सीपीयू को भेजता है,
और सीपीयू में दो तरह की फंक्शनिंग की जाती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट के माध्यम से, ठीक है ना। अब जब वो होता है तो वो रेडी कर देता है आउटपुट भेजने के लिए, रिजल्ट देने के लिए। और आउटपुट कौन कौन दे पाता है? मॉनिटर दे सकता है, प्रिंटर दे सकता है, स्पीकर दे सकता है, प्लॉटर दे सकता है। बहुत सारी ऐसी आउटपुट डिवाइस होती हैं जो इनमें अभी मेंशन नहीं किया गया है। सामान्य तौर पे यही दो चार चीजें तो होती हैं जेन्युइन सी, ठीक है ना। और ये जब सारा चीजें हो जाती हैं तो हमको स्मृति बनाने को भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मृति, मेमोरी में सेव करने के लिए बोला जाता है। इसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। दे आर कैपेबलिंग टू स्टोर द डेटा यूजिंग द मेमोरी यूनिट। ओके, समझ में आ रही बात? फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड है थैंक यू का, कि हमारा ये आज का जो सेशन है, जो आपने फंक्शन समझा, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे इनपुट लेता है, उसको कैसे प्रोसेस करता है। इनपुट में सॉरी सीपीयू में एएलयू सीयू रजिस्टर होता है, फिर हम मेमोरी पढ़ते हैं, मेमोरी में रैम रोम होते हैं, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, फिर सेकेंडरी मेमोरी में हम सीडी डीवीडी पेन ड्राइव बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, फिर उसकी फंक्शनिंग देखते हैं। ठीक, तो ये आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर हम आपको लेकर के आएंगे एक उस सेशन में जहां आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कंप्यूटर आखिर में कंप्यूटर बना कैसे, कैसे किसी के माइंड में आया कि हमको एक कंप्यूटर की जरूरत है। ठीक है, इस सेशन को हम आपको नए पार्ट में लेकर के आएंगे। तब तक इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।